IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRNSS क्या है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, टोटल 7 सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं। कितने छोड़े गए हैं? 7। सातों की कैटेगरी क्या है? हमें अगर नेविगेशन करवाना है तो मैंने बताया था कि हाइट क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। एक तो या तो वो जियो स्टेशनरी होंगे या जियो सिंक्रोनस होंगे। एक तो ये हो गया जियो स्टेशनरी प्लस जियो सिंक्रोनस। तो इन 7 सैटेलाइट में से 4 तो हैं आपके जियो सिंक्रोनस, क्या हैं? जियो सिंक्रोनस। और 3 जो हैं वो आपके हैं जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी देखिए, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं IRNSS है क्या, कैसे काम करता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जस्ट लाइक अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, हमारा वार हुआ पाकिस्तान के साथ में 1999 के अंदर। क्या नाम था इस वार का? कारगिल। कारगिल का युद्ध हुआ हमारा। कारगिल के युद्ध में हमें सबसे ज्यादा ड्रॉबैक किस चीज का मिला? टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज मिला हमें। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि कब दुश्मन जो है सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच गया था। उस टाइम पे हमारी जो रडार इमेजिंग थी वो क्या थी? कम थी। उस टाइम तक इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था। दूसरी चीज क्या हुई, युद्ध के दौरान ही हमें ये पता करने के लिए कि हमारे खुद के सैनिक कहां तक ऊपर तक पहुंचे हुए हैं और उनके सैनिक कहां तक, एक होती है सर्विलांस होता है, इंटेलिजेंस होती है, उसके लिए हमने मदद मांगी अमेरिका से कि आप अपना GPS सिस्टम का एसेस हमें करने दीजिए अभी के लिए एक बार। और हम इसमें हमने फर्स्ट जो वार वाला स्टेप है वो हमने नहीं उठाया, तो आप नैतिक तौर पे हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने साफ तौर पे मना कर दिया। अमेरिका के साफ तौर पे मना करने के बाद हालांकि हम युद्ध जीत गए, हमने हमारा पूरा एरिया रिकैप्चर कर लिया। इवन हमने जो अभी भी जो पहले पाकिस्तान के पास ही होता था वो सियाचिन भी हमने ले लिया। तो वो एक बात हो गई। लेकिन इससे इंडिया ने क्या किया? सबक सीखा कि हमें भी हमारा क्या चाहिए, खुद का नेविगेशन सिस्टम चाहिए। नहीं केवल हमें इस क्षेत्र के अंदर चाहिए बल्कि हमें तो हमारे जो मेरीन एरिया है, जो हमारा नेवल जो फोर्सेस हैं उनके लिए भी हमें चाहिए। खुद हमारे इंडिया का भी होना चाहिए। क्यों हम इन लोगों से पूछ रहे हैं, हम खुद भी कैपेबल हैं इसको डेवलप करने के लिए। तो क्या हुआ, हमने खुद ने अपना IRNSS डेवलप करने का डिसीजन लिया। शुरुआती स्टेज के अंदर सबसे पहले तो इंडिविजुअल क्या किए गए, सैटेलाइट छोड़ करके देखे गए कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। जब सारा प्रोटोटाइप तय हो गया तो उसके बाद में जो है हमारे 7 सैटेलाइट छोड़े गए, जिसमें से 1A से लेकर के 1G तक, 1A से लेकर के 1G तक क्या है? 7 सैटेलाइट हैं। इसमें से 1A को अभी नॉन ऑपरेशनल हो गया था तो उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया है 1I ने। इसने रिप्लेस कर दिया है 1A को 1I ने। क्वेश्चन इसी पे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो सैटेलाइट है हैज बीन रिप्लेस्ड इन द IRNSS सिस्टम। तो 1A की एटॉमिक क्लॉक जो है, देखिए पोजिशनिंग के लिए आपको क्या चाहिए कि इस टाइम पे इस जगह पे ये चीज प्रेजेंट है। हमें टाइम बहुत ज्यादा क्या है, एक्यूरेट चाहिए। तो एक्यूरेट टाइम के लिए इन सारे सैटेलाइट्स के अंदर लगी हुई है आपकी एटॉमिक क्लॉक्स। वो भी कौन से की? रुबिडियम की। किसकी लगी हुई है? रुबिडियम की। तो 1A की एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया था, इस वजह से इसको क्या करना पड़ा? रिप्लेस करना पड़ा। तो ये हमारी क्या हो गई, 1A to 1G आपके 7 जो हैं सैटेलाइट हैं, जिसके अंदर से ABFG कौन कौन से? A, B, F और G आपके 4 जो हैं वो हैं जियो सिंक्रोनस। ABFG क्या हैं?
जियोसिंक्रोनस हैं, और सी, जैसे कि यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं सी, डी और ई, ये आपके क्या हैं, जियो स्टेशनरी। 3 जियो स्टेशनरी हैं और 4 आपके जियो सिंक्रोनस हैं। क्लॉक कौन सी लगी हुई है, रूबीडियम की। यही पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन से एटॉमिक मटेरियल की क्लॉक हमारे नेविगेशन सिस्टम में लगी हुई है। अब इस पूरे सिस्टम को वर्किंग बाद में समझते हैं। एक चीज होती है, पॉपुलरली इसको बोला जाता है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, यानी कि इंडिया के द्वारा स्थापित किए हुए सैटेलाइट्स के माध्यम से नेविगेशन करना। नेविगेट करने का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना, पथ प्रदर्शन करना, वो होता है नेविगेशन। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, यानी कि इंडिया के द्वारा जो सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं उनके द्वारा नेविगेट करना, ये हमारे इसके अंदर नेविगेशन में आते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या बताया, 7 सैटेलाइट हैं इसके अंदर, पहुंच चुके हैं 8, लेकिन वर्किंग कंडीशन में कितने हैं, 7 हैं, जिसमें से 4 क्या हैं हमारे जियो सिंक्रोनस, 3 क्या हैं जियो स्टेशनरी, और उसके नाम भी हमें याद रखने। ABFG जो हैं 1 से स्टार्ट हैं, क्योंकि हो सकता है हम नेक्स्ट जो टाइम है, जैसे कि अमेरिका का जो GPS है वो 24 सैटेलाइट्स पे रन करता है। कितनी पे करता है, 24 सैटेलाइट्स पे, तभी क्या है वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। देखिए एक सिस्टम होता है, आप लोगों को बता ही देती हूँ मैं यहाँ पे। ये हमारी अर्थ है, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में बटी हुई है। तो देखिए इनको हम टाइम जोन की अगर भाषा में बात करें और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भाषा में बात करें तो क्या कहते हैं, इनको सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्स। तो टोटल हमारे पूरी अर्थ को कवर करने के लिए कौन से वाले ऑर्बिट से, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से कवर करने के लिए पूरी अर्थ को ऐसी 24 सेल्स के अंदर बांटा गया है। कितने एरिया में बांटा गया है, 24 सेल्स में बांटा गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पे। अब अगर पूरी अर्थ को मुझे कवर करना है तो मेरे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर मुझे 24 क्या छोड़ने होंगे, सैटेलाइट्स छोड़ने होंगे। तो अमेरिका का जो सिस्टम है GPS, वो क्या करता है, पूरे ग्लोब को कवर करता है, पूरी अर्थ को कवर करता है, इसीलिए वो कहलाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और इसी वजह से उसने 24 के 24 टाइम जोन जो बने हुए हैं, 24 सेल हैं, तो क्या हो गए 24 टाइम जोन्स हैं। और प्रत्येक टाइम जोन में उसने क्या कर रखा है, अपना एक सैटेलाइट छोड़ रखा है। तो इस वजह से उसके टोटल कितने हो गए, GPS के अंदर 24 सैटेलाइट्स हो गए हैं। अगर इंडिया को भी अपना खुद का IRNSS को क्या करना होगा, ग्लोबल बनाना होगा, तो उसको भी 24 सैटेलाइट्स छोड़ने होंगे। तो इसीलिए हमने, अगर हमारे पास में कैपेबिलिटी होती है तो हम हमेशा क्या करेंगे, उसको संभावनाओं को काउंट करते हुए चलेंगे। तो अभी हमारा खुद का फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ अभी इंडिया और इसके नेबरिंग पार्ट को कवर किया है। और वो नेबरिंग इंडिया और नेबरिंग पार्ट की जो सैटेलाइट्स की जो रेंज है वो टोटल क्या आती है, इंडिया का एरिया कवर करती है, प्लस इसकी बाउंड्री से 1500 किलोमीटर, ताकि हमारा जो मेरीन एरिया है वो भी कवर हो, हमारा अंडमान निकोबार कवर हो, और हम नजर रख सकें 1500 किलोमीटर की रेंज में हमारे पड़ोसी देशों पे। तो ये IRNSS के अंदर आपको समझ में आया कि 7 ही क्यों लिए हैं। ये इनिशियल फेज है, ये सक्सेसफुल रहता है तो 1A से लेकर के 1G तक तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे काम करने वाले हो जाएंगे। हो सकता है हम 2 वाली सीरीज चला दें और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 2 वाली सीरीज में हमने एशिया कवर कर लिया, 3 वाली सीरीज में हम हो सकता है कि अफ्रीकन कंट्रीज के पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उनको
क्या कर दें, कवरेज दे दें, उनके ऊपर सहमति बना करके। तो इस प्रकार से सिस्टम क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। अमेरिका ने भी कोई इंस्टेंटली 24 सैटेलाइट नहीं छोड़ दिए थे, धीरे धीरे उसने भी पहले क्या किया था, सिर्फ खुद का एरिया कवर किया था। तो ये हमारा इसमें हो गया पूरा। अब देखिए दो चीजें हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वाला जो होता है वो कंप्लीटली क्या करता है, आपका सर्कुलर मोशन करता है। तीनों के तीनों क्या करते हैं, सिर्फ सर्कुलर मोशन करते हुए इसको कवर करते हैं। लेकिन जियो सिंक्रोनस में जो हैं, जियो सिंक्रोनस मैंने क्या बताया था कल, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर है, ये तो हो गया जियो स्टेशनरी, इसके पैरेलल, और कुछ इसके साथ में इंक्लिनेशन के साथ में होगा तो वो क्या होता है आपका जियो सिंक्रोनस। तो देखिए ऐसे ही कुछ एंगल के ऊपर है, ये इस वाले ऑर्बिट में तो नहीं है, ये भी इस ऑर्बिट के अंदर नहीं है, कुछ इसका ये ऑर्बिट है और ये भी कुछ इस ऑर्बिट में है, और जो कि क्या है, टिल्टेड है, जो कि इसमें 3D इमेज आ नहीं रही है, टिल्टेड है। लेकिन ये मूव कैसे करते हैं, ये मूव करते हैं, ये वाला मूव ऐसे करेगा, जिस टाइम पे ये इधर आ रहा होगा ये वाला इधर जा रहा होगा, अब बीच में क्या है, अर्थ है। नहीं समझ में आया, ये अर्थ है, यहाँ पे क्या है आपका, ये दोनों हमेशा पेयर में रहेंगे, ये दोनों पेयर में रहेंगे, दो ऑर्बिट हैं। अब मेरे को हाइट तो 36,000 रखनी है, लेकिन एंगल मेरा ये इक्वेटर है, मान लीजिए ये इक्वेटर है यहाँ से, अब यहाँ पे रख लिया मैंने एंगल, इक्वेटर यहाँ पे है, यहाँ पे रख लिया, इसी प्रकार से जाएगा ना यूं टेढ़ा होकर के। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये वाला जैसे नंबर 1 है, ये नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो इससे होता क्या है कि ये वाला एरिया अगर इससे एक बार स्किप हो रहा है, अर्थ के अपोजिट साइड जा रहा है, तो दूसरा वाला इस साइड आ रहा है, तो हमें कंटिन्यूसली क्या मिल रही है, कवरेज मिल रही है। कंटिन्यूसली हम उस एरिया को क्या कर पा रहे हैं, कैप्चर कर पा रहे हैं। दोनों साइड क्या कर रही हैं, ये देखिए इस तरीके से घूमते हैं, 8 की स्ट्रक्चर में घूमते हैं। तो इससे क्या होता है, अब दूसरी चीज ये भी है कि आप इसकी पोजीशन देख लीजिए, ये रियलिस्टिक पोजीशन है, इमेज है, ये कहाँ पे रखा गया, हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखा गया है। कंटिन्यूस कवरेज चाहिए हमें नॉर्थ ईस्ट के अंदर, सेंसिटिव एरिया है हमारा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगता हुआ हमारा ये वाला रखा गया है कि हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए, कंटिन्यूस कवरिंग चाहिए, हमें कंटिन्यूसली हमारी कवर होती रहनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसके अंदर 7 सैटेलाइट हैं। अब देखिए ये 2 प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। सर्विसेज कौन सी देता है, 2 प्रकार की। नंबर 1 होती हैं स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज के अंदर होती है आम नागरिकों के साथ साथ सभी के लिए उपलब्ध सर्विसेज, यानी कि जब ये फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा तो आप और हम क्या कर सकते हैं, जीपीएस को छोड़ करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमें क्या मिलेगी, हमारी एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज की मिलेगी, इवन इन द रेंज ऑफ 20 मीटर एक्यूरेसी, 20 मीटर की एक्यूरेसी की हमें क्या मिलेगी, इसके अंदर पोजीशन मिलेगी। दूसरी होंगी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पज के लिए यूज की जाएंगी। जो मैंने बताया कि ये वाला जो एरिया है, जैसे कि कोस्टल एरिया है जहां पे हम 1500 किलोमीटर वाली रेंज है इसके अंदर, अब इसमें से भी कुछ चीजें तो क्या करेंगे, जैसे कि मछुआरों के लिए ओपन कर दी, अगर वो नाव लेकर के जा रहे हैं IRNSS से। दूसरी चीज कोई है ना मर्चेंट शिप है उसके लिए ओपन कर दी। लेकिन कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज जो होंगी उनकी जानकारी नेवल शिप के अंदर मतलब नेवी के पास में होगी, जो नेवी फोर्स है हमारी उसके पास में होगी, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री के पास में होगी, एयर फोर्स के पास में होगी, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज कहलाएंगी। तो 2 प्रकार की सर्विसेज जो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम देता है, स्टैंडर्ड पोजिशनिंग और रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, GSAT 9।
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 909 जिसको बोलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जीसैट 9 ने कि पूरा का पूरा सार्क कंट्रीज को कवर करने वाला। नाम सुना है आपने? सार्क कंट्रीज के लिए इंडिया ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा सार्क मेंबर्स को। सार्क मेंबर्स में कौन कौन से देश आते हैं सार्क कंट्रीज के अंदर? यहां से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये कंट्रीज आती हैं इसके अंदर। अब देखिए, जब ये सैटेलाइट लॉन्च किया तो इनिशियली इसका नाम था सार्क सैटेलाइट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका नाम रखा था सार्क सैटेलाइट। लेकिन जो पाकिस्तान कहता है कि आप पानी भेजते हैं तो बिजली से तो उसकी शक्ति निकल जाती है, बाद में जो पानी भेजते हैं वो शक्ति वहीन भेजते हैं और हम बिजली उत्पादित नहीं कर सकते। इतनी बुद्धि के लेवल वाले पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम ये सैटेलाइट यूज नहीं करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, इससे तो आप हमारी क्या करोगे, इंफॉर्मेशन चुरा लोगे, डेटा चुरा लोगे। क्योंकि उन्हें खुद पे भरोसा नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि हमारे साइंटिस्ट इस चीज को चेक करते हैं या नहीं करते हैं। तो इंडिया ने बहुत समझाने की कोशिश की। सार्क का जो मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात रखी गई थी, तो नहीं, पाकिस्तान इससे हट गया कि नहीं, आप हमारे एरिया को कवर नहीं करोगे इस सैटेलाइट के थ्रू, हमें इसकी मेंबरशिप नहीं चाहिए इस सैटेलाइट की। तो बाकी बच गए ये कंट्रीज। अब इन कंट्रीज ने कहा कि ठीक है, हम एग्री करते हैं, क्योंकि श्रीलंका, भूटान जैसी कंट्रीज के पास में तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें इसकी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी चाहिए, हमें ये चाहिए। तो इसका नाम सार्क से चेंज होकर के क्या हो गया, साउथ एशिया सैटेलाइट, SAS। क्या नाम कर दिया इसका? सार्क से चेंज करके साउथ एशिया सैटेलाइट। काम क्या करता है? कम्युनिकेशन का काम करता है प्लस ऑब्जर्वेशन का काम करता है। कम्युनिकेशन प्लस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किस चीज की? कि फ्लड आ गई तो किस प्रकार से उसको मैनेज करना है, अन्य कोई दिक्कत आ रही है तो उसको किस प्रकार से, जिस प्रकार से अभी हमने पीछे जितनी भी एप्लीकेशंस पढ़ी थी उन सब का इस्तेमाल इसके अंदर किया जा सकता है। ये एक सिंगल सैटेलाइट सिस्टम है, साउथ एशिया सैटेलाइट। इसके अंदर ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स नहीं भेजे गए हैं, जिस प्रकार से IRNSS के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स हैं। और इसके अंदर क्या रहेगा आपका, सिंगल सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है। कौन से ऑर्बिट में? ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा एरिया कवर करना है तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, जियो स्टेशनरी के अंदर। तो वहां पे ये लॉन्च करके इसको स्थापित किया गया और वहां से अब ये क्या करता है, कम्युनिकेशन प्लस ऑब्जर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस प्रकार की सर्विसेज जो है इन मेंबर कंट्रीज को अवेलेबल करवाता है। और अभी ये वर्किंग कंडीशन के अंदर है। हाँ बिल्कुल, कि ये इसको कंटिन्यूसली कैसे करेगा। तो ये क्या है आपका, जियो स्टेशनरी है। जियो स्टेशनरी होता है उसकी अर्थ जैसे रोटेट करती है उसके साथ साथ उसी स्पीड से रोटेट करता है, क्योंकि जियो स्टेशनरी का आपका 24 आवर का टाइम पीरियड होता है। नाम क्या है आपका? अनु। पिछली चीजें याद रखिए अनु। 24 आवर्स का इसका, अगर मैंने इसको पर्टिकुलर यहाँ पे स्थापित कर दिया, बिल्कुल ये रोटेट इसके साथ रिवॉल्व करेगा, लेकिन अर्थ भी तो इसके साथ में उसी स्पीड के साथ क्या हो रही है, घूम रही है। तो हमें क्या प्रतीत होता है, ये स्टेशनरी प्रतीत होता है और उसी एरिया पे ये क्या करता है, कवर करता रहता है। तो यही चीज है कि इस वजह से इसका एक तो कवरेज एरिया, देखिए सैटेलाइट का मतलब सिर्फ सैटेलाइट ये नहीं होता। मैंने कल भी बहुत आराम से आपको समझाया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, इसीलिए डिफरेंट पेलोड्स होते हैं, उनके ऊपर माउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, सैटेलाइट ये भी है और सैटेलाइट ये भी है। अब इसका पर्पज कुछ और है, तो यहाँ पे अगर इसका पर्पज ऑब्जर्वेशन का है तो यहाँ पे क्या होगी, रडार इमेजिंग होगी। यहाँ पे डिफरेंट साइज के क्या लगे होंगे, कैमरास लगे हुए होंगे। इसका अलग अलग जिस पर्पज से ये भेजा जाता है उसी के पर्पज के इसमें क्या लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए होते हैं। इसी प्रकार से सैटेलाइट ये भी है, लेकिन ये यदि
वेदर फोरकास्टिंग से ही रिलेटेड है, तो इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट इसी पर्पज से लगे हुए होंगे कि हमें वेदर फोरकास्टिंग के अंदर हेल्प मिले। सभी सैटेलाइट एक जैसे नहीं होते हैं, सभी सैटेलाइट स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मेरा जो सैटेलाइट है ये सिंगल सैटेलाइट ही कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा देगा, तो इसमें कंप्लीटली क्या हो रखा है, कम्युनिकेशन पर्पज वाले ही सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट इस पे माउंटेड हैं और ये अपना काम करता है। इसको लॉन्च कब किया गया था? 2017 में किया गया था। लगभग 2230 kg का तो ये सिर्फ सैटेलाइट था, तभी ये इतना लार्ज साइज का सैटेलाइट है और इसने सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं इसके अंदर कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, IDRSS, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। देखिए ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये सारा सब कुछ एक बार समझ लेते हैं, कहीं डाउट हो तो बताना, उसके बाद में हम इनको नोट डाउन करेंगे। IDRSS ये कैसे डिफरेंट है और क्या इसमें एडवांस है? देखिए ये हमारे नॉर्मल सैटेलाइट्स हैं और कहाँ पे काम कर रहे हैं? लियो में। कहाँ पे काम कर रहे हैं? लियो के अंदर काम कर रहे हैं। लियो की क्या बताई थी मैंने? 2000 किलोमीटर अपर मोस्ट होती है, वर्किंग होती है 400 से 1200 किलोमीटर तक होती है। मान लेते हैं कि मैक्सिमम जो है उस पे ही काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे लियो में ये काम कर रहे हैं। अब देखिए एक सिस्टम ये है कि ये जब ऑब्जर्वेशन के तौर पे घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये जियो स्टेशनरी तो है नहीं कि जिस एरिया के लिए इनको टारगेट किया गया था उसी पे ही कंटिन्यूसली अपनी वेव्स को फोकस करके रख सकें। अर्थ तो क्योंकि आपको बताया था लियो वालों का टाइम पीरियड क्या होता है? 90 मिनट्स, और अर्थ हमारी और ज्यादा तेज स्पीड से घूम रही है। अब मान लीजिए ये मेरा इंडिया है, यहाँ पे मैंने इसको क्या कर रखा है? फोकस कर रखा है। तो देखिए जिस टाइम पे सैटेलाइट नंबर 1 और 2 साफ आप देख रहे होंगे, सैटेलाइट नंबर 1 और 2 जहां पे मुझे टारगेट कर रखा है, रिसीवर एंटीना है, वहां पे पहुंच गए, तब तो इनका डेटा मेरे पास में डायरेक्टली आ रहा है, वो भी सही है क्योंकि रिसीव करने के लिए क्या है, नीचे रिसीवर एंटीना या मेरे पास रिसीवर लगे हुए हैं। लेकिन जब ये सैटेलाइट यहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ रोटेट कर गई, जब ये सैटेलाइट यहाँ पे प्रेजेंट और डेटा को भेज रहा है, तो क्या डेटा रिसीव करने के लिए यहाँ पे कोई है? नहीं है। तो हम मेरा डेटा क्या हो रहा है? बेकार जा रहा है, मिसयूज हो रहा है उसका। यहाँ पे मिसयूज क्या मतलब? यूज ही नहीं कर पा रहा है कोई, तो यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है? बेकार हो रहा है। तो अब क्या चाहिए मुझे चाहिए कि कंटिन्यूस मुझे डेटा मिलता रहे। यहाँ पे मेरा रिसीवर एंटीना तो मैं पूरे विश्व में स्थापित नहीं कर सकती, हर जगह पे इंस्टॉल्ड नहीं किए जा सकते, हमारे करने ही नहीं देंगी कंट्रीज। तो क्या किया जाए? तो हम क्या करेंगे, एक सैटेलाइट ऊपर रख देंगे। अब ये वाला सैटेलाइट और ये वाला सैटेलाइट का डेटा जो है वो ये सैटेलाइट कैच करेगा, इससे सिंक्रोनाइज्ड होगा। और ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रखते हैं हम। यहां से इस सैटेलाइट के पास डेटा जाएगा और यहां से ये सैटेलाइट ये वाला डेटा कंटिन्यूसली इस पे देती रहेगी। तो इससे फायदा होता है रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। सोच के देखिए, अगर ये काम नहीं हो रहा होता तो इन दोनों सैटेलाइट्स का डेटा मुझे कब मिलता? एक बार 90 मिनट का चक्कर लगता, एक बार मिल गया, फिर 90 मिनट के बाद में जब वापस यहाँ पे आती, इससे सिंक्रोनाइज्ड होती, तब मुझे डेटा मिलता, फिर से मुझे इतना वेट करना पड़ता, तो मेरा क्या होता? डिले होता। अब डिले मुझे नहीं चाहिए, मुझे हमेशा मेरा रियल टाइम डेटा का फ्लो चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट लगाई, वो सैटेलाइट सिंक्रोनाइज्ड हो गई इन दोनों से। अब जैसे ही ये सैटेलाइट मूव करती हुई इसकी रेंज में आएंगी, तो इसका डेटा इसने ट्रांसफर करके यहाँ पे किया और कंटिन्यूसली, चाहे ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो, मेरा डेटा मुझे रिसीव होता रहेगा। तो ये है आपका डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, जिसके अंदर एक बड़ी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी में रख करके दूसरी सैटेलाइट्स का डेटा ट्रांसफर करने का पर्पज पूरा किया जाता है। क्या
इनको रखने की क्या जरूरत है? समझ गई, आपका क्वेश्चन समझ गई। फिर वही आपकी फर्स्ट क्लास छुट्टी हुई है। प्रत्येक सैटेलाइट का अपना एक पर्पज होता है। जब मुझे क्या करना होता है, रेडियो इमेजिंग करनी होती है, कौन से सैटेलाइट प्रयोग में लेते हैं, मैंने बताया था लियो करते हैं। जब मुझे ये देखना हो कि पोल्स पे बर्फ कितनी पिघल रही है, आइसबर्ग्स कितनी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं, तो मुझे सिर्फ यही सैटेलाइट्स काम में लेने होते हैं, स्पेसिफिक पर्पज के लिए। हर कोई सैटेलाइट के लिए नहीं होता, हमारा पर्पज ओरिएंटेड। देखिए जितने भी लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर कोई भी सैटेलाइट होता है वो स्पेसिफिकली पर्पज ओरिएंटेड होता है। जनरलाइज्ड पर्पज के लिए हमेशा आप क्या करोगे, बड़ा एरिया कवर करोगे। जनरलाइज्ड ही हो गया तो क्या होगा, बड़ा एरिया कवर करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बस इतना ही होता है। हाँ, ताकि आपका क्या होता रहे, रियल टाइम डेटा डिलीवर होता रहे, ऑल टाइम डेटा क्या होता रहे, डिलीवर होता रहे। इसके लिए क्या होगा, ये सैटेलाइट भेजा जाता है ऊपर। टाइम डिफरेंस कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे ये तो कवर कर पा रहा है, लेकिन अर्थ पे बैठा ये एंटीना तो इनको नहीं कवर कर पा रहा है ना। ये इसको कवर कर पा रहा है, इसके डेटा को हमेशा ले पा रहा है, लेकिन ये इसके डेटा को हमेशा नहीं ले पा रहा। पर्पज क्या है, इसको डायग्राम को जाकर के एक बार देखना घर पे, तब आपको खुद से, कई बार क्या होता है थोड़ा सा खुद का ज्यादा दिमाग लगाते हैं तब समझ में आती है। देखिए चंद्रयान मिशन, चंद्रयान के अंदर हमने कौन कौन से मिशन लॉन्च किए हैं अभी तक, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, 2 मिशन लॉन्च किए हैं। तो देखिए चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया था, तो उसका हमारा पर्पज था कि चंद्रमा पे हमें वाटर है या नहीं है उसकी अवेलेबिलिटी को देखना, OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट हैं उसके एटमॉस्फेयर में या नहीं है, इसकी अवेलेबिलिटी को देखना। ये दोनों हमारे पर्पज थे चंद्रयान 1 के। चंद्रयान 1 क्या रहा था, सक्सेसफुल रहा था कि चंद्रयान 1 ने जब उसको लॉन्च किया गया तो वो चंद्रमा की जो है हमारा ऑर्बिट में गया, वहां जाकर के उसने उसको ऑब्जर्व किया, उसकी पिक्चर्स ली, उसके एटमॉस्फेयर को स्टडी किया और इससे संबंधित डेटा भेजा, और उसका निर्णय यही निकल के आया था कि चंद्रमा पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो सकती है, हो सकती है, पूरी संभावना इसने जाहिर की थी। देखिए OH आयंस कैसे बनते हैं, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ का क्या है, मून है सैटेलाइट। जब इस प्रकार से मून अर्थ के चारों ओर और जो अर्थ है हमारी सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, जब मून यहाँ पे आता है ना तो ये क्या होता है, यहाँ पे तो सन की डायरेक्ट फ्लेयर्स इस पे गिरती हैं और इनको बोलते हैं सोलर फ्लेयर्स। क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स के जब इसके ऊपर गिरती हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन होता है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मून। मून के ऊपर जो भी प्रकार का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो उसका क्या होता है, आयनाइजेशन, यानी कि उसमें प्रेजेंट पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। और वहीं पे हमने OH माइनस पार्टिकल्स की प्रेजेंस को क्या किया, डिटेक्ट किया। अब देखिए वाटर क्या होता है, H प्लस OH माइनस। तो अगर OH माइनस प्रेजेंट है, और हमेशा हमें पता है कि सन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हीलियम बनाती हैं, और अल्टीमेटली सब चीजें कहाँ से निकली होती हैं, सिंगुलरिटी पॉइंट से निकली होती हैं, कि जब यहाँ पे OH माइनस प्रेजेंट हो सकता है तो यहाँ पे जरूर H प्लस की प्रेजेंस को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। तो तभी मैंने कहा कि अगर दोनों प्रेजेंट हो जाएंगे तो हमेशा क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। एंड वाटर इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ ऑन एनी प्लेनेट। तो अगर ये दोनों की डिटेक्शन हो जाएगा, दोनों की प्रेजेंस को हम कंफर्म कर देंगे, तो उस दिन साइंटिस्ट ये चीज भी कंफर्म कर देंगे कि हाँ वहां पे वाटर प्रेजेंट है, वहां पे लाइफ की जो है कंप्लीट संभावनाएं हैं, ये चीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट है ही ना वाटर में से,
ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। दो बेसिक नीड यही हैं। लाइफ अर्थ के ऊपर किस वजह से स्टार्ट हुई थी? इन्हीं की वजह से स्टार्ट हुई थी। तो इसीलिए चंद्रयान 1 ने क्या किया, OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस की क्या किया, डिटेक्शन किया। तब कहा गया कि जो है इसके ऊपर प्रेजेंस जो है कंफर्म है, लाइफ हो सकती है, वाटर हो सकता है। अब उसी को दोबारा कंफर्म करना था और ये काम कब किया था हमने? 2008 में किया था। 2008 के अंदर हमारा चंद्रयान 1 मिशन गया था। चंद्रयान 2 जो है वो अब हमने लॉन्च किया था। सबसे सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, पार्शियली सक्सेसफुल बोल सकते हैं हम, पार्शियल। क्योंकि अब की बार हम क्या करने वाले थे, अब की बार हम मून की, देखिए मून की हमेशा हमें कौन सी साइड दिखाई देती है? एक साइड ही दिखाई देती है, दूसरी वाली साइड हमारे लिए हमेशा क्या रहती है? हिडन रहती है। तो अब की बार हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने चंद्रयान 2 के द्वारा ये मिशन डिसाइड किया था कि हम इस पे न जा करके इस वाली साइड के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लैंड करेंगे। और पिछली बार वाला जो मिशन था वो उसका ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है कि जैसे ये मून है तो इसका सैटेलाइट बना करके भेजा था हमने हमारे सैटेलाइट को कि वो इसके चारों ओर चक्कर काटेगा और फिर पिक्चर्स लेगा और एटमॉस्फेयर को जितना भी हो सकता है सेंसर्स के माध्यम से, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी थी उसके माध्यम से क्या करेगा, सेंस करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये वाला था, ये लैंडिंग सिस्टम था, यानी कि लैंडिंग मिशन था। हम हाँ बिल्कुल। तो अब की बार चंद्रमा की अपोजिट वाली साइड पे जाकर के सिस्टम क्या करेगा, हमारा सैटेलाइट क्या करेगा, हाँ वो लैंड करेगा। और लैंड करने वाले का नाम क्या रखा गया था? देखिए इसके दो पार्ट थे। एक पार्ट तो क्या करेगा, ये मून है तो इसके अंदर ऑर्बिटर ही रहेगा। ऑर्बिटर तो मून की ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करता रहेगा ऑल टाइम। और एक पार्ट इसका जा करके जैसे कि यहाँ पे लैंड करेगा, तो उसका नाम था लैंडर का विक्रम। ये जो लैंडिंग होती है इस पे उसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। लेकिन हमारे वाले जो लैंडर थे इसका क्या हुआ था, शायद कुछ पैराशूट में दिक्कत आ गई थी, पैराशूट सही टाइम पे नहीं ओपन हो पाया था। सब माइक्रो सेकंड्स की गलती से क्या हुआ था, ग्लिच आ गया था, ग्लिच आ गया सॉफ्टवेयर के अंदर। उसकी वजह से माइक्रो सेकंड में पैराशूट लॉन्च नहीं हुआ। तो क्या हो गया, हार्श लैंडिंग हो गई। हार्श लैंडिंग होते ही जब लैंड हो जाता है तो उसके बाद में क्या होते हैं, रोवर होता है। क्या होता है, रोवर का काम होता है। उसमें 6 टायर्स थे रोवर के अंदर। अगर वो सही से लैंड होता तो रोवर के क्या हो जाता, टायर का सिस्टम जिस प्रकार से, जैसे कि आपने एरोप्लेन को लैंड करते हुए देखा होगा, एरोप्लेन लैंड करती है तो उससे पहले ऑटोमेटिकली उसके टायर्स क्या होते हैं, नीचे ओपन होते हैं। अब जब इसकी लैंडिंग सही तरीके से नहीं हुई तो इसके टायर्स भी बाहर नहीं निकले रोवर के, उसमें भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर गड़बड़ी आ गई। जब हार्श लैंड किया वो उस पे गिर गया, जमीन पे गिर गया मून की, तो ये रोवर जो है ये एक्टिव नहीं हो पाया। हालांकि अभी भी ये चंद्रमा पे बैठा है, लेकिन बाद में भी बहुत कोशिश की गई कि इसके सिस्टम को सुधार लिया जाए, वहां से कांटेक्ट करने की ऑर्बिटर के माध्यम से। ऑर्बिटर कंप्लीटली वर्किंग था, अभी भी वर्किंग है, इवन अभी भी वो इमेजेस भेज रहा है वहां से, लेकिन रोवर हमारा वर्किंग कंडीशन में नहीं आ पाया। रोवर क्या है, रोवर एक सिंपली आप बोल सकते हैं इस प्रकार का प्लेटफॉर्म था 6 टायर्स पे। इस पे बहुत सारे क्या थे, इंस्ट्रूमेंट्स माउंटेड थे। इन इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या होता, एक तो ये वहां की खूब सारी पिक्चर्स लेते, दूसरा यहाँ से सैंपल लाना था, सैंपल वापस लाना था। तो ये सारे काम पॉसिबल नहीं हो सके जस्ट बिकॉज ऑफ हार्श लैंडिंग। लेकिन ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। अपना जो ड्यू टाइम था, इसका डिटरमाइंड टाइम था, उससे भी ज्यादा 6 महीने हो गए हैं इसको काम करते हुए। ये हमारा चंद्रयान 2 मिशन था जो कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। और कहां से लॉन्च किया गया था इसको, सभी को देखिए, लॉन्चिंग का अगर जगह का नाम पूछ लिया जाए ना तो श्री हरिकोटा कर देना। सबका जो जितने भी बड़े मिशन हैं उनमें प्रत्येक की लॉन्चिंग कहां से हुई है, श्री हरिकोटा से हुई है। देखिए ये रियलिस्टिक जो इमेज है किसकी है, चंद्रयान 2 की। चंद्रयान 2 के अंदर
इस प्रकार का ऑर्बिटर जो है वो हमारा अभी भी वर्क कर रहा है। और ये जो पीछे बैकग्राउंड में इमेज दिख रही है चंद्रमा की सतह की दिख रही है हमें, ये सरफेस है चंद्रमा की, और कुछ इस प्रकार की इमेजेस अब भेज रहा है। ये वो जगह हैं जहाँ पे अपोलो मिशन अमेरिका और मेर ओरिएंटल तो शायद ईएसए का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, नॉट सो कंफर्म, लेकिन इसका पता, ये चंद्रमा की इमेज है। इसके अंदर ये जो डिस्क दिख रहे हैं ये सारे के सारे इसके सरफेस के ऊपर हैं और इसी को ही पूरा स्टडी करता है, सरफेस को स्टडी करता है। अभी इंडिया के बाद में चाइना का चैंग नाम से जो था मिशन था, चैंग E4, वो सक्सेसफुली क्या किया, फिर उसने वो काम किया जो इंडिया करने वाला था। वो भी इसकी उस साइड पे गया, अपोजिट वाली साइड पे, जो हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं इससे पीछे वाली साइड पे गया, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, वहां पे जाकर के उसने लैंड किया और वहां से मटेरियल को कलेक्ट करके भी वो लेके आया। तो ये सारा काम इसके जस्ट बाद में चाइना ने अपना मिशन लॉन्च किया था, उसके अंदर उसने कंप्लीट किया था। अभी हम पढ़ेंगे बाकी जो हैं स्पेस एजेंसीज के भी कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 अब क्या है, अब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के डिसाइड कर रखा है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करेंगे और काम क्या होगा, काम वही होगा जो अभी था। इसके अंदर जो काम करना चाहते थे हम वही सारा काम इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मंगलयान। देखिए मंगलयान, इसको कौन सा मिशन बोला गया था, मोम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसके अंदर क्या हम इसके ऊपर लैंड करने वाले थे, नहीं, हम इसकी जस्ट मार्स के ऑर्बिट में जाकर के क्या करने वाले थे, रिवॉल्व करने वाले थे और वहां से जाकर के इंफॉर्मेशन लेने वाले थे। ये हमारी अर्थ है और ये मार्स है, वो अर्थ है, ये मार्स है। अर्थ से यहाँ पे हमने पहुंचाया है और ये इंडिया का अब तक का सबसे सक्सेसफुल इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इंटरप्लेनेटरी मतलब मार्स भी एक क्या है, प्लेनेट है, और अर्थ प्लेनेट है। सबसे ज्यादा दूरी का इंटरप्लेनेटरी मिशन इंडिया का सबसे सफल कौन सा रहा है, मार्स ऑर्बिटल मिशन रहा है। इसके अंदर जितना सोच के चले थे उससे भी कहीं ज्यादा सफलताएं इसने ग्रहण की हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो है मंगलयान जो है हमारा, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसके चारों ओर इसका सैटेलाइट बन करके चक्कर लगा रहा है मार्स के चारों ओर। और क्या स्टडी कर रहा है कि मार्स के ऊपर किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है, मार्स के एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं, वहां की सरफेस कैसी है, इन सब की स्टडी कर रहा है। वहां की इमेजेस को कंटिन्यूअसली नीचे इंडिया तक भेज रहा है। तो देखिए ये मैंने किस लिए इंक्लूड किया है कि कुछ कुछ हद तक सारे सैटेलाइट लगभग इस प्रकार के होते हैं जो इंटरप्लेनेटरी मिशन के ऊपर जाते हैं। एक इनके अंदर क्या होती है, सोलर पैनल्स होते हैं। ये सोलर पैनल्स काम करते हैं किसका, एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं, ताकि ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहे। ये क्या है, मीडियम गेन एंटीना, यानी कि मीडियम रेंज की एंटीना का ये काम करता है। और ये आपका है हाई गेन एंटीना। अब देखिए मार्स के नजदीक है तो मार्स के ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन इसको कैप्चर करनी है तो उसके रेस्पेक्ट में तो कौन सा काम करेगा, मीडियम गेन। लेकिन उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अर्थ पे भी तो भेजना है कंटिन्यूसली, वो अर्थ के साथ क्या है, कनेक्टेड है। तो इसलिए अर्थ के पास भेजने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें हाई गेन एंटीना चाहिए होता है। जितना भी किसी एंटीना का गेन वैल्यू होती है उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होती है, रेंज ऑफ कवरेज होती है, जहां पे वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये होता है आपका हाई गेन एंटीना। बाकी जो है वो साइंटिफिक टर्म्स हैं, हमारे अभी प्रीलिम्स के हिसाब से कोई काम की नहीं है कि कौन सा TIS पेलोड है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इसके ऊपर क्या होते हैं, माउंटेड होते हैं, जिनका यूज किया जाता है। या तो कोई मतलब पिक्चर को लेने के लिए किया जाएगा, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको प्रोसेस करने के लिए किया जाएगा। कैसे किया जाएगा वो इतनी डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि मार्स मिशन है क्या, दूसरी चीज कब लॉन्च किया गया, लॉन्चिंग व्हीकल क्या था,
ये तो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में बता रही हूँ आपको, इतना भी नहीं पूछा जाता है आपसे, सिर्फ सुपरफिशियली पूछा जाएगा कि क्या है। ये सब चीजें मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको मेंस तक याद रहे कि ये सब था। मेंस में आ सकता है 5 नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, मंगलयान लिख देंगे, और वहां पे अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो ये सब जो देखा है आपने इसके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। इस प्रकार का मार्स दिखता है और पूरे वर्ल्ड ने इसको अभी तक की मार्स की सबसे अच्छी तस्वीर माना था। ये हमारे मंगलयान के द्वारा ही भेजी गई है। तो देखिए इसके अंदर मार्स के जो एक ये जो चीजें दिखाई थी ना इसमें ये वाला एरिया, जैसे जैसे अभी तक ये क्या है, कंप्लीट डिटेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद में ये तस्वीरें सामने आने के बाद में अमेरिका को बड़ी रुचि हो गई थी मार्स में, कि जब इंडिया ने इस प्रकार की तस्वीरें भेजी थी कि इस प्रकार से मार्स दिख रहा है, इसके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। उससे पहले अमेरिका ने खुद के अपने लॉन्च किए थे, तब अमेरिका को इस पे हो गई, तो अमेरिका ने फिर अपना क्या भेजा इसके ऊपर, रोवर वाला भेजा, इसकी जमीन पे लैंड करवाने के लिए भेजा। अब हमारा भी नेक्स्ट मिशन क्या है, मार्स के लिए रोवर भेजेंगे, हम भी रोवर भेजेंगे। तो इसी प्रकार से डेवलपमेंट होता है चीजों के अंदर, इंफॉर्मेशन इसी प्रकार से कैरी ऑन होती है एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे। तो मंगलयान के बारे में अगर हम बात करें तो इसको कौन लेकर के गया था, PSLV-C 35 है कि 25 नवंबर 2013 और सितंबर 2014 के अंदर इसने क्या किया था, ये इसके ऑर्बिट में जाकर के स्थापित हो गया था। लॉन्च हुआ था आपका नवंबर 2013 में, एग्जैक्टली बात करें तो 5 नवंबर 2013 को। देखिए इतना टाइम लग गया, 65 करोड़ किलोमीटर के लगभग इसने दूरी तय की थी। 65 करोड़ ही है ना, 65 करोड़ किलोमीटर, 65 करोड़ किलोमीटर, 1350 kg का वेट, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये डिस्टेंस 65 करोड़ किलोमीटर की है। ये इतनी दूरी पे सबसे मैंने बताया ना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस का ये हमारा इंटरप्लेनेटरी मिशन था। तो 65 करोड़ की डिस्टेंस तय की थी इसने, और इसका लगभग इसका जो वेट है वो कितना है, 1350 kg है। इतने सारे इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, माउंटेड हैं। ये पूरा हमारा हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में, मंगलयान के बारे में। नेक्स्ट हमारा आता है गगनयान। गगनयान क्या है, गगनयान इंडिया का प्रपोज्ड फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, कि हम पहली बार हमारे भारतीयों को भारतीय यान के द्वारा स्पेस में भेजेंगे। इससे पहले कोई भारतीय गया है क्या, गया है, लेकिन खुद का इंडिजीनियसली कंप्लीटली एवरीथिंग भारतीय हो। इसके साथ में हम क्या करेंगे, पहला मिशन जो हमारा लॉन्च होगा वो गगनयान मिशन उसको बोला गया है। देखिए इसके अंदर अभी तक ये क्या था, प्रपोज था, होने वाला था, लेकिन अब डिले हो गया है कोरोना की वजह से, इसको क्या कर दिया है, डेफर कर दिया है। क्या होता है गगनयान के अंदर, गगनयान में ये तो क्या होगा आपका ह्यूमन कैप्सूल होगा, जहां पे तीनों के तीनों कितने व्यक्ति जाएंगे इसके अंदर, किन के लिए डिजाइन किया गया है, 3 लोगों के लिए, 3 लोग इसके अंदर जाएंगे। ये ह्यूमन कैप्सूल है जिसके अंदर एक है आपका सर्विस मॉड्यूल, डज ऑन द ऑर्बिट सर्विसिंग, क्रू मॉड्यूल जिसके अंदर क्रू सदस्य रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे, और ये कहाँ पे माउंटेड होता है, आपकी लॉन्च व्हीकल के अपर मोस्ट में। जैसे कि मैंने कल भी बताया था, अपर मोस्ट पार्ट पे क्या होता है आपका सैटेलाइट माउंटेड होता है, नीचे क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। कल मैं ऑगमेंटेड और बूस्टर्स बता रही थी, दिख रहे हैं आपको इसमें बूस्टर्स और ऑगमेंटेड वाले, तो ये होते हैं, ये आपकी कंप्लीट जो मेन सैटेलाइट होती है वो होती है। ये वाला हो गया, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये तो ये वाला है। तो इसमें क्या होता है, सर्विस मॉड्यूल क्या करेगा, सर्विस मॉड्यूल का काम है जब ऑर्बिट में जाएगा वहां पे इसको क्या कर देगा, स्टेशनरी कर देगा वहां पे जाकर के 3 व्यक्ति 7 दिन तक रहेंगे। कितने दिन का मिशन प्रपोज्ड है, ये हमारा 7 दिन का मिशन प्रपोज्ड है। उससे पहले 2 जो है आपकी नॉन ह्यूमन फ्लाइट्स को भी भेजा जाएगा इसमें,
लेकिन उसके अंदर एक व्योममित्रा नाम से ह्यूमैनॉइड को भेजा जाएगा। ह्यूमैनॉइड मतलब ह्यूमन लाइक रोबोट, जस्ट ह्यूमन लाइक रोबोट को, और कंप्लीटली इस कैप्सूल के अंदर कंप्लीटली इस कैप्सूल के अंदर वैसा ही एटमॉस्फेयर बना करके भेजा जाएगा जैसा कि इन लोगों के साथ में जाएगा। तो वो सारा कंप्लीट एक कंपोजिशन करके एक ह्यूमैनॉइड को भेजा जाएगा। पहले 2 क्या होंगी, नॉन ह्यूमन फ्लाइट्स, टेस्टिंग फ्लाइट्स होंगी। उसके बाद में फाइनली क्या होगा, ह्यूमन क्रू को लेकर के जाएगा ये, और 7 दिन की टोटल 7 डेज इन स्पेस जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स इसके अंदर रहेंगे। और कौन सा इसको लेकर के जाएगा, GSLV Mk3 फैट बॉय ऑफ इसरो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लार्जेस्ट जो है वॉल्यूम को कैरी करने वाला हमारा लॉन्च व्हीकल है GSLV Mk3। तो ये हमारा क्या होगा, गगनयान मिशन होगा, जो कि अभी क्या है, डिले हो रहा है। वहां पे किस प्रकार से काम करेगा, जो आपका सर्विस मॉड्यूल है, ये सर्विस मॉड्यूल क्या हो सकता है, यहाँ से डिटैच हो सकता है। मैंने बताया ना कि वहां पे जाकर के ये क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा, और इसका काम होगा जहां पे स्पेस स्टेशन या कुछ भी हो उसकी सर्विस करने के लिए, डज ऑन ऑर्बिट सर्विसिंग करने के लिए इसका पर्पज होगा। ये डिटैच हो सकता है, अटैच हो सकता है, लेकिन वापिस आने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। वापिस आने के लिए क्या होगा, एक इसमें थर्स्ट सिस्टम होगा, इग्निशन सिस्टम होगा। ये जो आपका ऑर्बिट है, ये वाला आपका, ये क्या करेगा, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे इसको मूव करवा देंगे, फिर यहाँ से इसको इग्नाइट किया जाएगा, और यहाँ पे जस्ट एक बार इग्नाइट होते ही यहाँ पे थर्स्ट होगा, और इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या रहेगी, अर्थ की ओर रहेगी। और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के बाद में तो ग्रेविटी इसको अपने आप अपनी ओर खींचेगी, और ये आकर के लैंड करेगा किसी भी वाटर बॉडी के अंदर। ये पूरा सिस्टम इसमें काम करता है। और लॉन्चिंग कैसे होती है, लॉन्चिंग इस प्रकार से होती है। अगर हम रियल टाइम लॉन्चिंग की आपको मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार के लॉन्च पैड होते हैं। ये इस प्रकार का आपका बना हुआ होता है पूरा सिस्टम। आइलैंड एरिया के अंदर हमेशा लॉन्चिंग की जाती है, जैसे कि श्रीहरिकोटा वाला जो है वो आंध्र प्रदेश के ही बगल में क्या हुआ, बना हुआ, बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड है, वहां पे लॉन्च पैड बना हुआ है। इस प्रकार से एक पूरे सिस्टम की लॉन्चिंग की जाती है। यहाँ पे हमारा क्या है, सैटेलाइट है, ये इसके बूस्टर्स हैं, ये पूरा इसमें भी फ्यूल है, ये रॉकेट है। धीरे धीरे क्या होता है, ये बर्न हो गया, ये डिटेच हो जाएगा, ये डिटेच हो जाएगा। जितनी हाइट पे जाते जाते हैं जो सेक्शन आपका मतलब कंबशन होता जाता है, बर्न होता जाता है फ्यूल, वो क्या होता जाता है, डिटैच होता जाता है। यही चीज मैं आपको बताऊंगी आज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अंदर काम में आती है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के अंदर भी क्या होती है, ये आपकी कंप्लीट मिसाइल होती है, तो उसमें अलग अलग फ्यूल के सेक्शन बने होते हैं। जैसे ही इसका फ्यूल बर्न होता है ये डिटैच हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है। दूसरा इसी प्रकार से क्या करता है, पूरी ट्रेजेक्टाइल, जितनी लॉन्ग डिस्टेंस की मुझे कवर करवानी है तो मुझे वजन भी तो कम करवाना पड़ेगा ना उसके साथ साथ में, तो इसी प्रकार से ये काम करते हैं। आपका यूज हो गया, डिटैच होकर के किसी वाटर बॉडी में चला जाएगा। आजकल तो RLV पे काम हो रहा है, रीलॉन्च व्हीकल्स। रीलॉन्च व्हीकल क्या होता है, इसको रिकवर किया जाएगा, जहां पे भी ये वापस नीचे आ जाएगा वहां से रिकवर किया जाएगा और फिर से इसको फ्यूल्ड कर दिया जाएगा। ये रीलॉन्च व्हीकल्स हैं। पुराने वाले से इसमें क्या डिफरेंस है, इसके आउटर मटेरियल का डिफरेंस है, इसको कितना नुकसान होता है कितना नहीं होता है, ये सारे की सारी टेक्नोलॉजी किसमें यूज की जा रही है, रीलॉन्च व्हीकल्स के अंदर यूज की जा रही है। हो रहा है हमारे इंडिया में रीलॉन्च व्हीकल पे काम हो रहा है। हमने जो उसने सक्सेसफुली कर लिया है, हम भी रीलॉन्च व्हीकल के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने पढ़ा था रीलॉन्च व्हीकल एक बार टेस्ट हो चुका है इंडिया के अंदर रीलॉन्च व्हीकल का। कौन कौन सी कंट्रीज ने स्पेस मिशन लॉन्च कर चुके हैं अभी तक, रशिया, चाइना और USA। रशिया, चाइना
यूएसए, ये कंट्रीज क्या कर चुकी हैं, ह्यूमन स्पेस मिशंस को लॉन्च कर चुकी हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नहीं किया है, याद रखना, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूरोप जैसी एडवांस्ड कंट्री किस प्रकार से पीछे रह गई। लेकिन अभी यूरोप की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ही है नॉर्मल। इसने अभी तक अपना ह्यूमन स्पेस मिशन क्या है, लॉन्च नहीं किया है, बल्कि रशिया, चाइना और यूएसए ने किया है। फोर्थ कंट्री कौन होगा, इंडिया होगा, क्योंकि ESA ने तो अभी तो तैयारी भी शुरू नहीं की है और हमारा इस स्टेज में जा चुका है। हमारे कौन कौन से टेस्ट इसमें हो चुके हैं, देखिए इनफैक्ट RLV इसी में ही किया है, बिल्कुल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का इसी के अंदर 2014 के अंदर चेक किया गया है, इसी में यूज किया गया है RLV को। तो इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। अगर कोरोना नहीं आता या कुछ भी नहीं होता तो हम दिसंबर के अंदर इसकी क्या देखने वाले थे, लॉन्चिंग देखने वाले थे। लेकिन अभी क्या हो गया, 1 साल के लिए इसको डेफर कर दिया है कि 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि 2023 के अंदर, अभी तो प्रपोज्ड था ये पहले से, लेकिन 2023 में हम क्या करेंगे, वीनस पे जाएंगे, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह पे जाएंगे। तो उसका नाम रखा गया है शुक्रयान। वो कहाँ पे प्रपोज्ड है, 2023 के अंदर, अभी हुआ नहीं है। इसी प्रकार से हमारा सोलर मिशन है, सोलर पे जाने का, उसका क्या नाम रखा गया है, आदित्य मिशन। सूर्य का पर्यायवाची होता है आदित्य, तो उससे आप याद रखेंगे कि आदित्य मिशन किसके लिए है, सूर्य के लिए है। तो हमारा आदित्य मिशन किसके रहेगा, वो सूर्य की क्या करेगा, कोरोना को स्टडी करेगा। अब देखिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।